हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधा यादव है। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुधा यादव कोचिंग सेंटर में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9 अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। संसाधन के रूप में लोग जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करने से सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाता है, तो यह जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। इसके अंतर्गत दो हेडिंग आती है। नंबर 1 मानव पूंजी, नंबर 2 मानव पूंजी निर्माण। तो पहले हम जानेंगे मानव पूंजी के बारे में। मानव पूंजी, तो हम पढ़ेंगे मानव पूंजी के बारे में। तो इसके अंतर्गत आता है मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। जो भौतिक पूंजी होती है उस पे जो श्रम लगता है उसको मानव पूंजी कहते हैं। अब आती है मानव पूंजी निर्माण, हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 मानव पूंजी निर्माण। इसके अंतर्गत आता है मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना। नंबर 3 जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन मानव संसाधन पर निवेश करने से वह विकसित और धनी देश हुआ है। जो जापान देश था उसके पास अपने प्राकृतिक साधन कोई भी नहीं थे। जो मानव साधन थे उन्होंने उन पर निवेश किया, जिससे वो विकसित और धनी देश बना। विभिन्न क्रियाकलापों को अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, हेडिंग है ये हमारी हेडिंग है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्रक, नंबर 2 द्वितीय क्षेत्रक और नंबर 3 तृतीय क्षेत्रक। तो पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक से जुड़ी हुई क्रियाएं, जो मतलब जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके अंतर्गत आती है नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक से जुड़ी क्रियाएं। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक से जुड़ी क्रियाएं, इसके अंतर्गत आते हैं नंबर 1 कृषि करना, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, मुर्गी पालन एवं खनन। अब आती है हेडिंग नंबर 2 द्वितीय क्षेत्रक उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं।
द्वितीय क्षेत्रक उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं। दूसरी हेडिंग है हमारी द्वितीय क्षेत्रक उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं। इसके अंतर्गत आता है प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तन करना, मतलब गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूत बनाना, मतलब और चीज को मोडिफाई करके बनाना। जो गन्ना है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। इससे जो चीनी बनाई गई है वो आती है द्वितीय क्षेत्रक में, यानी कि गन्ना था तो गन्ने से चीनी बनाई, इसको यानी कि और मोडिफाई करके बनाया गया। अब आता है तृतीय क्षेत्रक सेवाएं। हेडिंग नंबर 3 तृतीय क्षेत्रक सेवाएं। तृतीय क्षेत्रक सेवाएं। तृतीय क्षेत्रक सेवाएं, इसमें सेवाएं आती हैं, जो मतलब जो सेवाएं होती हैं उसमें आते हैं नंबर 1, इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में सहायक। नंबर 4 व्यापार, नंबर 5 बैंकिंग, नंबर 6 बीमा, नंबर 7 परिवहन, नंबर 8 संचार, नंबर 9 स्वास्थ्य, नंबर 10 शिक्षा और नंबर 11 पर्यटन। पॉइंट इसके अंतर्गत आता है शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। अब आती है हेडिंग नंबर 4 महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति। महिलाओं की श्रम बाजार में क्या स्थिति होती है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग नंबर 4 महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति। हेडिंग नंबर 4 महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति। इसको दो भागों में बांटा गया है, असंगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक। ये सरकारी होते हैं, ये निजी या प्राइवेट क्षेत्र होते हैं। असंगठित क्षेत्रों में आता है निम्न शिक्षा प्राप्त व निम्न कौशल स्तर, मतलब इसमें जिन लोगों ने कम शिक्षा प्राप्त की होती है या ज्यादा शिक्षा प्राप्त की होती है उनको भी जॉब मिल जाती है, और इसमें जो ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं उनको ही जॉब मिलती है, कम पढ़े हुए लोगों के लिए जॉब नहीं होती है। संगठित क्षेत्रों में अनियमित रोजगार, इसमें ज्यादा रोजगार होते हैं, इसमें कम रोजगार होते हैं, मतलब कि इसमें वैकेंसी निकलती है तभी जॉब मिलती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कहीं भी जॉब मिल जाती है बड़ी आसानी से। संगठित असंगठित क्षेत्र में आता है निम्न आय और असमान। इनमें आय कम होती है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आय कम होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें एक समान ही आय होती है सबकी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। असंगठित क्षेत्र में, इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र में
आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, चाहे कुछ भी हो, चाहे बीमार हो या घर पे कोई काम हो। और संगठित क्षेत्र में आपको छुट्टी मिलती है, मतलब इसमें छुट्टी आप ले सकते हो और छुट्टी निर्धारित भी होती है। अब आती है हेडिंग नंबर 7, शिक्षा का महत्व। हेडिंग है हमारी शिक्षा का महत्व। अब हम इसके पॉइंट को समझेंगे। ज्ञान और कौशल में वृद्धि, यानी कि मतलब जो पढ़ा हुआ इंसान होता है उसको उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि, यानी वो ज्ञान और कौशल में बहुत अच्छा होता है। नए अवसर प्रदान करना, उसको शिक्षा की वजह से, पढ़ा लिखा होने की वजह से आगे जिंदगी में नए अवसर मिलते हैं, नई नई जॉब मिलती हैं। आय में वृद्धि करना, उसको आय में वृद्धि होती है। अब जैसे कि किसी को सरकारी जॉब मिल गई तो उसकी मतलब पेंशन, जो सैलरी होगी वो अच्छी खासी होगी। नई आकांक्षाएं प्रदान करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि, प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार, यानी कि जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उसका जीवन सुधार पाता है, मतलब वो उस तरह से फिर चलता है। वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं। तो पहले हम जानेंगे बाजार क्रियाएं क्या होती हैं। बाजार क्रियाएं, बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए प्रश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। अब आती है गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं इसमें आता है स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। उदाहरण बागवानी आता है। उदाहरण है बागवानी। उदाहरण है बागवानी। अब आती है हेडिंग हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता, इसमें आता है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक साक्षर दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित स्वास्थ्य कौशल स्तर। आती है हेडिंग मृत्यु दर। मृत्यु दर से मतलब है अभिप्राय एक विशेष अवधि के प्रति एक बाजार
सॉरी 1000 व्यक्तियों की कुल संख्या में से मरने वाले लोगों की संख्या से है। मतलब मृत्यु दर से मतलब होता है कि जो प्रति 1000 व्यक्ति को जो मरते हैं, इसमें सीधी और सिंपल सी बात है, मरने वाले लोगों को बताया गया है। जन्म दर हेडिंग, अब हमारी हेडिंग आती है जन्म दर। जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों की कुल संख्या में से जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। मतलब जन्म दर वो है जो शिशु जन्म लेते हैं। अब आती है हेडिंग शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर अभिप्राय प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जो मतलब जो शिशु पैदा होते हैं, जो जिनकी आयु 1 वर्ष से कम होती है, जो मतलब 1 वर्ष के भी नहीं हुए होते हैं, ये उनकी मतलब मृत्यु से है। आजकल शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी, अब हमारी हेडिंग है बेरोजगारी। वह दिशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिलता नहीं है। अगर किसी को मिलता है तो वहां सैलरी बहुत कम होती है, वरना काम लोगों को मिलता नहीं। आधे से ज्यादा पढ़े हुए लोग बेरोजगारी हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा। आती बेरोजगारी के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या होते हैं? मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जब लोग वर्ष के कुछ महीने में और कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। मतलब मौसमी बेरोजगारी वो होती है जिसमें वर्ष के कुछ महीने लोगों को काम मिलता है और कुछ महीने नहीं मिलता है। जैसे कि बारिश होती है, बारिश के दिनों में लोगों के पास काम नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, हेडिंग है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अंतर्गत आता है आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना। मतलब आवश्यकता नहीं होती है फिर भी लोग काम करते रहते हैं, मतलब वो अपनी आवश्यकता से अधिक काम करते हैं। शहरी बेरोजगारी, और हमारी हेडिंग आती है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। मतलब जो शिक्षित हैं, जिनके पास डिग्री भी है, उनको भी आजकल जॉब नहीं मिल रही है। सरकारी तो बहुत कम ही मिल पा रही है, प्राइवेट भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो शिक्षित लोग भी, इनके पास डिग्रियां अच्छी अच्छी, वो भी आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हमारी हेडिंग आती है राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य।
राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य में आता है जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना। बेरोजगारी के परिणाम, अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के परिणाम क्या क्या होते हैं। बेरोजगारी के परिणाम, बेरोजगारी के परिणाम है बेरोजगार जनसंख्या पर किया गया धन का अपव्यय, जनसंख्या दायित्व ही बनी रहती है, शेष और आक्रोश की भावना का विकास, देश के आर्थिक भार में वृद्धि, परिवार के स्वास्थ्य स्तर में कमी, परिवार शिक्षा स्तर व कौशल विकास के स्तर में कमी। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।